Good afternoon friends, myself Jansar Kishore. Today I will teach in standard 8 the main book Honeydew and chapter number 3rd. The name of the chapter Glimpse of the Past. ये जो लेसन है उसमें आपको अलग अलग पिक्चर दिए गए हैं और वो पिक्चर जैसे पास्ट में जो यहाँ पर फ्रीडम फाइटर जिसने अपनी देश को फ्रीडम दिलाने के लिए अलग अलग फाइट की, तो उसके बारे में दिया गया है। ये पूरा जो लेसन है आपको इस तरह से पिक्चर में दिया है। तो ये पिक्चर में जो राइटिंग है बहुत ही छोटी है और प्रॉपर्ली आपको पता भी नहीं चलेगा, तो इससे बेटर है कि मैं आपको जो डाइजेस्ट है उसमें समरी दी है, तो वो समरी मैं आपको एकदम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जिसकी वजह से ये पूरा लेसन आपको पता चलेगा। ओके, सो जो लेसन नंबर है 3, ओके, ध्यान रखो। तो समरी, इट इज़ अ पिक्चर स्टोरी। ये जो पूरी स्टोरी वो पिक्चर स्टोरी है। इट रिकॉल्स द स्टोरी ऑफ फ्रीडम थ्रू द पिक्चर। ये जो पिक्चर्स के थ्रू वो फ्रीडम की स्टोरी हमें क्या करते हैं, बताना चाहते हैं। इट ऑल्सो एक्सप्लेन द आइडिया दैट लीड टू द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। दूसरा ये भी बताते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1857 में, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। एट द फंक्शन इन दिल्ली, ओके, एट द फंक्शन इन दिल्ली, लता मंगेशकर सेंग द पेट्रोइट सॉन्ग। तो जब ये दिल्ली में फंक्शन हुआ था तो लता मंगेशकर ने गीत गाया था एक पेट्रोइट सॉन्ग, पेट्रोइट देशभक्ति गीत, जिसका नाम था आए मेरे हे मेरे वतन के लोगों, हे मेरे वतन के लोगों। ये लता मंगेशकर ने गीत गाया था। शी कॉल्ड अपॉन द इंडियंस टू रिकॉल विथ टीयरफुल आइज द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। तो उन्होंने ये जो सॉन्ग गाया था कि जिसकी वजह से ये सॉन्ग सुनकर जितने भी जो लोग हैं उनकी आंखों में से आंसू आ गया, क्योंकि ये स्ट्रगल जो मूवमेंट थी तो उसमें ये फ्रीडम हासिल करने में बहुत से जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने अपनी लाइफ घुमाई थी। दे बिकम मार्टियर्स टू फ्री द इंडिया को फ्री करने में उन्होंने अपनी लाइफ को क्या किया था, देश के लिए न्योछावर कर दिया था। तो ये ध्यान में रखकर ये लता मंगेशकर ने जो गीत गाया था हे मेरे वतन के लोगों, तो ये इतना दर्द भरा सॉन्ग था कि जिसकी वजह से जिसने भी ये सॉन्ग सुना तो उसकी आँख में से जैसे आंसू आ गए थे। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया। यहाँ पर पूरा दिखा है कि जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी वो इंडिया में आई थी फॉर ट्रेड। किसकी वजह से? ट्रेड, बिजनेस के पर्पज़ से आई थी। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ये इंडिया में एक ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए आई थी, बट विथ इट्स सुपरियर वेपन्स। लेकिन उसके पास जो वेपन्स थे वो बहुत ही सुपरियर थे, ओके, बहुत ही लेटेस्ट थे। एंड श्रूड डिप्लोमेसी इट एक्सटेंडेड इट पावर इन द 18th सेंचुरी। ओके, तो धीरे धीरे करके जैसे 18th सेंचुरी में उसने अपने पावर से, अपनी ताकत से पूरे इंडिया पर जैसे अपना रूल्स एस्टाब्लिश कर दिया। ओके, 16th सेंचुरी में ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यहाँ पर एक ट्रेड के पर्पज़ से आई थी, लेकिन 18th सेंचुरी में जैसे अपने जो उसके पास जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वेपन्स थे, तो वेपन्स की वजह से, ताकत की वजह से उन्होंने पूरे इंडिया को जिसे स्लेव बना दिए एंड दे बिकम अ रूलर। इंडियन प्रिंसेस वेर डिवाइडेड एंड शॉर्ट साइटेड। तो जो इंडियन प्रिंसेस, जो राजकुमार थे, उनको डिवाइड किया, ओके, ये शॉर्ट साइटेड। पीपल इन इंडिया हैड नो पीस ड्यू टू कॉन्स्टेंट फाइट अमोंग द स्टेट्स। ये इंडिया के जितने भी
जो किंगडम थे वो लोग कभी भी उन्होंने पीस हासिल नहीं किया, यानी वो कभी भी शांति से रहे नहीं। क्यों? क्योंकि उसको अंदर अंदर क्या होता था, फाइटिंग करवाते थे ये जो ब्रिटिशर्स थे। तो उन्होंने, उनका एक प्लानिंग था कि भाई उन लोगों को अंदर अंदर फाइट कराते रहो और हम यहाँ पर क्या करेंगे, धीरे धीरे अपना जो एम्परर है उसको हम इस्टेब्लिश करेंगे। यानी वो किसी न किसी को फाइट कराते रहते थे और वो अपने वेपन्स उनको क्या करते थे, बेचते थे। दूसरा वो उसको उनकी जो शक्ति थी वो भी उनको क्या करते थे, देते थे, उसके वो पैसे लेते थे। जैसे कोई एक किंगडम है तो वहाँ पर जो किंग है उसको दूसरे किंग वाले को जाकर बोले कि भाई आप इस पे क्या करो, अटैक करो, आपको हम पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। वो लोग वहाँ पर जाकर अटैक करेंगे, ये पूरा उसका जो किंगडम है उसको छीन लेंगे। और छीन लेने के बाद जिसने ये जो जीता है वो क्या करेगा, ये फॉरेनर की वजह से वो जीता है, इसलिए वो अपना आधा किंगडम जो उसने जीता है वो आधा किंगडम किसको दे देगा, फॉरेनर को देगा, ब्रिटिशर को देगा। और आधा जो है वो उसमें खुद वो क्या करेगा, रूल करेगा। यानी उसको क्या हुआ कि मेरा जो किंगडम था वो क्या हो गया, जिससे पहले एक था अभी क्या हो गया, 1.5 यानी 1.5 हो गया। उसका किंगडम, उसका एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन वो नहीं सोचे कि जो आधा था वो ऑलरेडी उन्होंने ब्रिटिशर को दे दिया। इस तरह से आधा आधा ये लेकर फिर उनके सामने जिसने ये जीतने में उनको मदद की, उसके सामने भी किसी और को वो क्या करते थे, खड़े करते थे, उसके सामने फाइट कराते थे। और ये जो उन्हें जीता हुआ है वो भी उनमें से क्या करते थे, ले लेते थे। और इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे एक किंगडम, दूसरा किंगडम, इस तरह से पूरे इंडिया पर उन्होंने अपना रोल एस्टैब्लिश किया। ठीक है। पीपल इन इंडिया हैड नो पीस ड्यू टू कॉन्स्टेंट फाइट्स अमॉन्ग द स्टेट्स ऑफ द कंट्री। तो कंट्री में जितने भी स्टेट थे वो अंदर अंदर कंटिन्यूसली फाइट करते रहते थे, यानी कभी भी उनको पीस मिली नहीं, यानी कभी वो शांति मिली नहीं। दे सॉट द हेल्प ऑफ द इंग्लिश मर्चेंट्स ऑफ डिफीट ईच अदर। तो वो लोग जो इंग्लिश मर्चेंट के साथ वो फाइट भी करते थे लेकिन वो कभी भी जीत नहीं पाते थे। ओके। तो वो उनको पहले तो ये लोग मर्चेंट बन के, यानी व्यापारी बनकर ये लोग क्या करते थे, यहाँ पर हेल्प लेने आए थे। लेकिन हेल्प के बहाने उन्होंने पूरा जो कंट्री था उस पर अपना रूल क्या किया, इस्टेब्लिश कर दिया। और धीरे धीरे हर एक को क्या किया, वो हराते गए। दीज राइवल राइस हेल्प्ड द कंपनी टू डिफीट एंड सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। तो उन्होंने वन बाय वन हर एक जितने भी किंगडम थे तो ये कंपनी ने, नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबको डिफीट किया, यानी हरा दिया। ओके। वन बाय वन हर एक के ऊपर अटैक किया, उनको हराया और उनका जो एरिया था वो अपने एरिया में ऐड कर दिया। यानी खुद का एरिया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का एरिया डे बाय डे बढ़ता था और बाकी जो किंगडम थे वो धीरे धीरे क्या हो जाते थे, उनका किंगडम वो लोग छीन रहे थे। अ फार साइन रूलर like the brave Tipu Sultan of Mysore fought the Britishers till। तो एक ब्रेव किंग था, ओके, टीपू सुल्तान नाम है। तो उन्होंने ये ब्रिटिशर के सामने फाइट की। ओके। तो सुल्तान ऑफ मैसूर फाउट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। तो जब तक वो फाइट करते करते मर नहीं गए, ओके, तब तक उन्होंने ये ब्रिटिशर के सामने फाइट क्या रखी, जारी रखी। तो एक ब्रेव जो मैसूर के सुल्तान थे टीपू सुल्तान, वो ब्रिटिशर के सामने फाइट करते करते मर नहीं गए, तब तक उन्होंने क्या रखी, अपनी फाइट चालू रखी। नाउ इंडियन रिएक्टेड टू द कॉन्क्विस्ट मेड बाय द इंग्लिश कंपनी। अभी जो इंडिया थी, इंडियंस थे, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दिया, कॉन्क्विस्ट कमिंग होता है जीत लिया। पूरे इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जीत लिया। सम ऑफ देम थैंक्ड गॉड एज वेल एज द ब्रिटिश फॉर रिस्टोरिंग पीस इन द कंट्री एंड स्टॉपिंग लूटिंग। ओके। कुछ लोगों ने जैसे थैंक्स कहा गॉड को कि चलो पहले अंदर अंदर
क्या हो रहा था, फाइटिंग हो रही थी, एक दूसरे किंग को वो फाइट करा रहे थे, किसी का जो चीज़ें वो उसको लूट रहे थे। लेकिन अभी जैसे ये पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया, तो यानी अभी ये सब चीज़ अच्छी तरह से चलेगी, ऐसा उनकी थिंकिंग थी। जो किंग थे अलग अलग उनकी थिंकिंग थी। अभी ये पूरा जैसे ब्रिटिशर के हाथ में आ गया, यानी अभी अंदर अंदर जो फाइट होती थी, एक दूसरे का जो किंगडम छीनने के लिए एक दूसरे को कुछ नुकसान पहुंचाते थे, एक दूसरे के किंगडम में जाकर जैसे लूट मचाते थे, वो सारी चीज़ें क्या करते थे, डिस्ट्रॉय कर देते थे, लूट कर ले जाते थे। लेकिन वो सब क्या हो गया, बंद। क्यों? क्योंकि अभी एक दूसरे का नहीं है, पूरा किसका है, ईस्ट इंडिया कंपनी का है। लेकिन ये सब क्या हो गया, बंद हो जाएगा। दे सेड देयर डेस्टिनी वॉज लिंक्ड विद द इंग्लिश, और जो वो लोग फिर बिलीव करने लगे भी उनकी डेस्टिनी ये ब्रिटिशर के साथ लिंक्ड है, यानी अभी वो जिस तरह से कहते इस तरह से उनको रहना ही पड़ेगा, ये जैसे उन्होंने मन में नक्की कर लिया था। बट देयर वेर अदर्स वो फेल्ट अनहैप्पी, लेकिन दूसरे लोग थे कि वो अनहैप्पी फील कर रहे थे। कुछ लोगों ने बिलीव कर दिया था कि ओके भाई, हमें ये अंग्रेज के सामने ब्रिटिशर के साथ ही हमें लाइफ बितानी है, हमारा दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसा क्या किया था, मान लिया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, वो लोग अनहैप्पी थे अभी भी, यानी वो ये ब्रिटिशर के गुलाम बनकर रहना चाहते नहीं थे। दे कंप्लेन दैट द वाइट मैन हैड किल्ड और डिथ्रोन देयर किंग्स, वो लोग कंप्लेन कर रहे थे कि ये जो वाइट पीपल है उन्होंने जो उनका किंगडम था उसको छीन लिया और बहुत सारे किंग्स को मार दिया। बहुत सारे जो राजा थे, ये वाइट पीपल ने उनका किंगडम छीन लिया और जो किंग था उसको क्या किया है, मार दिया है। ओके, नो डाउट सम किंग्स वेर बैड, नो डाउट कुछ किंग ऐसे भी थे जो बैड थे यानी उनकी नीति अच्छी नहीं थी। बट आफ्टर ऑल दे वेर इंडियंस, लेकिन फिर भी वो इंडियंस थे। अंडर द वाइट रूलर्स, वो सब अभी वाइट रूलर के अंदर आ गए थे। दे हैड बिकम स्लेव्स, वो सब अभी स्लेव्स बन गए थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर ने जो पूरा किंगडम था उनसे छीन लिया था और वो रूलर बन गए थे, और जो किंग थे या उनके साथ दूसरे लोग थे सबको क्या बना दिया, स्लेव्स बना दिया था, गुलाम बना दिया था। Some religion leaders supported the social evils such as untouchability and child marriage. तो कुछ जो सोशल लीडर्स थे उन्होंने ये जो सोसाइटी में जो एविल्स चल रही थी, यानी बहुत सारी चीज़ें जो चल रही थी उनको स्टॉप करने का ट्राई किया। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि चाइल्ड मैरिज, पहले बच्चों की छोटी एज में शादी हो जाती थी, वो एक जो रूल था वो ख़राब था, उसको क्या किया, रिमूव करने के लिए बहुत से जो सोशल जो रिलीजियस लीडर्स थे उन्होंने ये सब क्या किया, रिमूव किया। दे फॉरबेड क्रॉसिंग द सीज एंड गोइंग अब्रोड, वो लोगों ने जैसे ये कंट्री को छोड़कर वो दूसरी कंट्री में चले गए, यानी ये कंट्री छोड़ दी जहाँ पर ये जो पूरे लोग स्लेव्स हो गए थे, सब गुलाम हो गए थे, तो वो कंट्री को छोड़कर वो लोग दूसरे जगह चले गए। A few even said that women were a blame for all the misery, और कुछ लोग ने ये जो वुमन थी उस पर ब्लेम किया कि ये सब जो हो रहा है उसका मेन जो रीज़न है वो कौन है, वुमन, यानी उन्होंने ये पूरा जो गलत हुआ था उसका पूरा जो कंप्लेन देनी थी, जिसको ब्लेम करना था, वो ब्लेम किसको कर दिया, वुमन को, कि ये सब उनकी वजह से ही हो रहा है। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, लेकिन सही बात ये थी कि जो इंडियंस थे उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को घुमा दी थी। क्यों? क्योंकि नाउ दे बिकम अ स्लेव, और जो स्लेव होता है उसकी कोई रिस्पेक्ट होती नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी जो किंग थे वो सब लोग स्लेव बन गए थे, और उन लोगों ने अपनी जो रिस्पेक्ट थी, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो हार गए थे ब्रिटिशर के सामने, वो भी क्या हो गए थे, हार गए थे। द वाइट हेट एंड डिसबिलीव्ड देम, जो वाइट पीपल थे उनको हेट करते थे और डिसबिलीव यानी वो उन पर कभी विश्वास नहीं करते थे। ओके, वो उनकी बात पर या उनके काम पर कभी भी वो ट्रस्ट नहीं रखते थे। ओके, ये कौन करते थे, वाइट यानी ब्रिटिशर ने उनकी जो आज़ादी थी उसको छीन ली थी,
और उनका जो किंगडम था वो भी छीन लिया था। दूसरा, वो स्लेव बना कर रखते थे, और दूसरा उन पर कभी ट्रस्ट नहीं रखते थे। और जो जितने ब्लैक पीपल थे उन लोगों ने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे घुमा दिया था। द इंग्लिश वेयर मर्चेंट फर्स्ट, जो इंग्लिश मैन थे वो सब पहले तो मर्चेंट थे। ओके, दे कम इन इंडिया, द मेन पर्पज इज ट्रेडिंग, वो ट्रेडिंग की पर्पज से वो इंडिया में एंटर हुए थे। देयर एम वॉज टू मेक क्विक प्रॉफिट्स, उनका मेन जो टारगेट था उसको बहुत ही क्विक यानी झड़प से प्रॉफिट गेन करना था, प्रॉफिट कमाना था। ओके, उनको इंडिया में से बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पर यहाँ से क्या होती थी, पूरे वर्ल्ड में जाती थी। तो ये जो ब्रिटिशर थे उनको प्लानिंग था कि भाई यहाँ से जो भी चीज़ें हम दूसरी कंट्री में पहुँचाएंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर वो ओनली ट्रेडिंग पर्पज़ से आए थे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का उनका प्लानिंग था। दे इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन द फार्मर्स, अभी उनको जब ये पूरा कंट्री को उन्होंने स्लेव बना दिया, अभी भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जितने भी जो फार्मर्स थे उनके ऊपर अलग अलग टाइप के टैक्स लगा दिए। दे सेंड मैनी फार्मर्स टू जेल फॉर फेलिंग टू पे देयर टैक्स एरियर्स, तो कुछ लोग थे कि जो ये टैक्स पे नहीं कर सकते थे, तो ऐसे बहुत सारे जो फार्मर्स थे तो उन लोगों को ये जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जेल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि वो अपना टैक्स भर सकते इसी हालत में नहीं थे। इन शॉर्ट उन लोगों का काम क्या हो गया, स्टॉप हो गया। ओके, दे डिस्ट्रॉय द लोकल इंडियन इंडस्ट्रीज इन ऑर्डर टू सेल गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड, उन्होंने यहाँ पर जो लोकल इंडस्ट्रीज थी उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। उसका रीज़न क्या था कि उनको इंग्लैंड में जो मैन्युफैक्चर चीज़ें होती थी वो चीज़ को यहाँ पर बेचना था। अगर यहाँ के जो इंडस्ट्रीज है वो वर्किंग कंडीशन में रहेगी तो कोई भी लोग इंग्लैंड की चीज़ें यहाँ पर परचेज़ करेंगे नहीं। तो इसीलिए उन्होंने ये प्लानिंग किया, और जो इंडस्ट्री, जो लोकल इंडस्ट्री चल रही थी, छोटी मोटी इंडस्ट्री इंडिया में, उन सबको बंद करवा दिया। ओके, किस तरह से बंद कराया, जिसमें बोला कि जो फार्मर्स, तो फार्मर्स को फार्मिंग कैसे बंद कराई, क्योंकि उन पर ज़्यादा क्या करो टैक्स, जैसे वो कुछ नहीं करते हुए भी ये मोर देन 50 जैसे टैक्सेस उतने डाल देंगे कि पूरा साल ये जो फार्मर है हार्ड वर्क करने के बाद जैसे जितना भी कमाता है उससे ज़्यादा पैसा, ओके, यानी समझ लो कि 2 लाख कमाता तो 1 लाख से ज़्यादा उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, तो ज़्यादा से पैसे, उसके आधे से भी ज़्यादा पैसे उसके टैक्स में चले जाएंगे, यानी वो खुशी से काम नहीं करेगा, उसको काम करने में इंटरेस्ट चला जाएगा। द सेम थिंग, यहाँ जो इंडस्ट्री है वो जो भी चीज़ प्रोडक्शन करती थी तो यहाँ पर पहले बेचती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि ये चीज़ यहाँ पर बिकेगी तो हमारी जो चीज़ें हैं जो इंग्लैंड में एक मास प्रोडक्शन में रेडी होती है तो यहाँ पर उसको बेचना है, तो उसके लिए यहाँ का जो इंडस्ट्री है उसको बंद कराना पड़ेगा। तो सेम थिंग, जो इंडस्ट्री थे उनमें भी क्या किया, उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए, रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा कॉस्टली बेचने लगे, और जो चीज़ तैयार होती थी उसमें भी क्या करने, ज़्यादा टैक्स लेने लगे, कि जिसकी वजह से सब लोगों ने धीरे धीरे जो प्रोडक्शन करते थे और जो छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ चलती थी वो बंद कर दी। अभी बंद हो गया तो क्या हुआ, तो इंसान को जो चीज़ थी वो तो चाहिए। तो जो इंग्लैंड में जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरर कंपनियाँ थी वहाँ से वो चीज़ यहाँ लाकर क्या करने लगे, बेचने लगे। ओके, इन शॉर्ट उनकी जो सेलिंग थी वो बढ़ गई, क्योंकि वहाँ से जो प्राइस में लाएंगे और यहाँ पर वो क्या करेंगे, बेनिफिट में मुनाफा लेकर क्या करेंगे, बेचेंगे, और वो पैसे कहाँ चले जाएंगे, इंग्लैंड में चले जाएंगे। ओके, दे एक्सटेम्पेड ऑल गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड, उन्होंने ऐसा कर दिया कि भाई हर एक चीज़ जो इंग्लैंड से इंपोर्ट होती है वही चीज़ का आपको क्या करना है, यूज़ करना है, एंड आपको ड्यूटीज़ भी पे करनी है। यानी इन शॉर्ट, यहाँ से कोई चीज़ दूसरी कंट्री में भेजनी है तो ड्यूटी बढ़ा दी, और इंग्लैंड से जो चीज़ यहाँ पर लानी है उसकी ड्यूटी जैसे बहुत ही कम कर दिया, फ्री कर दी। तो मैक्सिमम वहाँ के लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चीज़ भेजेंगे, और यहाँ से कोई भी चीज़ बाहर ले जाना है तो टैक्स बढ़ा दिए तो कोई भी बाहर बेचेगा नहीं। यानी इन शॉर्ट क्या आ गया, जो यहाँ के जो एक्सपोर्ट थे वो एक्सपोर्ट बंद हो गए और इंपोर्ट क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा हो गया। थस दे रूइन इंडियन आर्टिसंस
एंड देयर बिजनेस। इसलिए इस तरह से करके उन्होंने जो इंडिया के जो बिजनेस था उसको पूरा तोड़ दिया। इंडिया में जो बिजनेस चल रहे थे वो सब बिजनेस को जैसे उन्होंने तोड़ दिया, जिसकी वजह से कि यहाँ के जो लोग पहले रिच थे वो रिच लोग भी कैसे बन गए, धीरे धीरे करके वो पुअर बन गए। राजा राम मोहन रॉय, a learned social reformer from Bengali, understood what was wrong with the country। तो ये जो राजा राम मोहन रॉय के जिन्होंने सोशल रिफॉर्मर के बारे में पढ़ा था और सीखा था, वो समझ गए कि ये लोग जो ब्रिटिशर है वो यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, ये कंट्री में क्या गलत चल रहा है, वो बात वो समझ गए थे। He called upon the people to feel proud of their ancient culture। उन्होंने सबको बताया कि आपको अपना जो एंशियंट कल्चर है उस पर प्राउड होना चाहिए। आपको अपना जो एंशियंट कल्चर है, जो रीत रिवाज है, ट्रेडिशंस है, उस पर आपको प्राउड होना चाहिए। एंड गेट द सोसाइटी रीड ऑफ सिली सुपरस्टिशंस। और ये जो सोसाइटी है उनके अंदर जो ये सिली सुपरस्टिशंस सुपरस्टिशन का अंधश्रद्धा, ये जो सिली सुपरस्टिशंस चलते हैं उसको भगा दो, उसको रिमूव करना चाहिए। सिली सुपरस्टिशन में क्या होता था, जैसे मैं आपको बोलता है कि बहुत से लोग जैसे गांव में दे है वो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट में, जैसे ये कास्ट अप है, ये कास्ट बहुत ही नीची है, ये कास्ट के लोग से बात करनी चाहिए, इन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। उसके बाद जो चाइल्ड मैरिज के बारे में दिया कि चाइल्ड मैरिज, ओके। उसके बाद सती प्रथा यानी अगर किसी का हस्बैंड मर गया है तो उसको भी उसके साथ जला दिया जाता था। तो ऐसे बहुत सारे सुपरस्टिशंस उस टाइम पर अपनी सोसाइटी में थे। तो ये राजा राम मोहन राय ने समझा कि भी ये लोग जो है वो धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा सुपरस्टिशन की वजह से अपने कल्चर में प्राउड नहीं है, अपने कल्चर को चाहते नहीं हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनका ध्यान सुपरस्टिशंस में है। तो इसकी वजह से पूरी सोसाइटी है वो एक दिन तबाह हो जाएगी। तो उसको बचाने के लिए वो एक अच्छे रिफॉर्मर बने और सोसाइटी में से ये जो सिली सुपरस्टिशंस है उसको रिमूव करने का उन्होंने ट्राई किया। ही पॉइंटेड आउट दैट ऑल रिलीजन्स प्रीच्ड द सेम थिंग्स। उन्होंने ये सबको बताया कि भी हर एक जो रिलीजन है वो हर एक को सेम थिंग्स, यानी हर एक जो रिलीजन है वो हर एक को एक सेम चीज़ सिखाती है। कोई भी धर्म ले लो, हर एक धर्म में क्या सिखाएगा भी आप अपने अच्छे डीड्स करो, कर्म अच्छे करो। आपके कर्म अच्छे हो तो डेफिनेटली यू विल बी हैप्पी। आपके कर्म खराब है तो आप खुश होगे नहीं, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा नहीं। यानी कोई भी रिलीजन देखो तो ये हर एक चीज़ सेम है, लेकिन फिर भी लोग रिलीजियस के बारे में, धर्म के बारे में क्या करते थे, फाइट करते थे, झगड़ते थे। दे आर बिलीव कि उनका जो खुद का जो रिलीजन है वो सबसे अच्छा है, दूसरे का रिलीजन अच्छा है नहीं। तो ऐसी चीज़ें पर क्या होती थी, फाइट होती थी। और इसकी वजह से ये जो राजा राम मोहन राय उन्होंने देखा कि हमारे देश की जो ये पहले एक बहुत ही रिच कंट्री गिनाती थी वो धीरे धीरे तबाह क्यों हो रही है। तो उसका मेन रीज़न था कि यहाँ पर लोग कास्ट के बारे में, जाति के बारे में, रिलीजन्स के बारे में, सबके अंदर बहुत सारे सिली सुपरस्टिशंस है और जिसकी वजह से वो एक दूसरे अंदर क्या कर रहे थे, फाइट कर रहे थे। और जिसकी वजह से पूरा जो देश था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, डिस्ट्रॉय हो रहा था। ऑलरेडी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से जो काम धंधे थे, जहाँ पर जो प्रोडक्शन होता था, वो सब चीज़ ऑलरेडी क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। प्रोडक्शन जैसे मैंने बोला कि भाई जो फार्मर्स थे उन पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाए, अगर वो टैक्स नहीं भर सकते तो उनको जेल में डाल देते थे, कि जिसकी वजह से उनकी जो ज़मीन थी कभी कभी वो ज़मीन भी क्या करते थे, वो छीन लेते थे। ओके। उसके बाद इंडस्ट्री की बात की कि भाई यहाँ पर छोटे मोटे जो इंडस्ट्री चल रही थी तो उन पे भाई क्या क्या उन्होंने बंद करवा दिया। कैसे बंद करवाया, तो टैक्सेस बढ़ा दिए, कि जिसकी वजह से रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ा दिए, टैक्सेस बढ़ा दिए। तो जो इंसान पहले जो थोड़ा काम करके अच्छा कमा लेता था, अपने फैमिली को अच्छी तरह से खाना खिला सकता था, वो भी ज़्यादा काम करने के बावजूद उसके हाथ में कुछ बचेगा नहीं।
तो क्या करेगा इंसान, तो ये थोड़े टाइम तक ऐसा चलेगा, उसके बाद वो बिज़नेस क्या करेगा, बंद करेगा। तो इस तरह से उन्होंने वो इंडस्ट्रीज़ जो थी छोटी मोटी वो बंद करवा दी। उसका मेन दूसरा ये टारगेट था ब्रिटिशर का कि इंग्लैंड में वो मास प्रोडक्शन चल रहा था उस टाइम पर, वहाँ पर मशीनरी आ गई थी, तो मशीनरी से वो मास प्रोडक्शन करके वो चीज़ को यहाँ पर क्या करते थे, वो मंगवाते थे और वही चीज़ यहाँ पर क्या करते थे, बेचते थे, कि जिसकी वजह से उनका जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ जाए। क्योंकि अगर ओनली इंग्लैंड में बेचेंगे तो उसकी एक लिमिटेड कस्टमर हो गए, लेकिन इंडिया में उनके कस्टमर क्या हो गए, बढ़ गए। वहाँ से कोई भी चीज़ आती है तो यहाँ से वो पैसे उतने उनकी कंट्री में चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग कंट्री से वो खुद एज अ मीडिएटर वो चीज़ क्या करते थे, मंगवा कर, वो कम प्राइस में मंगवा कर यहाँ पर ज़्यादा प्राइस में बेच कर जो मुनाफा होता था वो अपने कंट्री में ले जाते थे। ओके, तो इस तरह से पूरा जो इंडिया था उसके जितने भी लोग थे जो पहले रिच गिनाते थे, सबको जैसे उन्होंने पुअर कर दिया, गरीब बना दिया। जिसके पास ज़्यादा पैसे थे उसको भी छीन लिए, अलग अलग जो बिजनेस करते थे उसको बिजनेस बंद करवा दिए। ठीक है, ही अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, कि जो राजा राम मोहन राय थे वो जानते थे कि ये जो साइंस है और जो मॉडर्न नॉलेज है उसके बारे में वो सब समझते थे, उसका इम्पोर्टेंट भी वो जानते थे। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर, अभी लोगों को जगाने के लिए, लोगों के माइंड में जो ये ब्रिटिशर की थॉट्स, उनका जो इम्प्रेशन इतना हावी हो गया था कि लोगों को उनसे बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये बाहर निकालने के लिए ये जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। ओके, तो न्यूज़पेपर से वो सबकी आंखों को खोलना चाहते थे, लेकिन उसमें भी वो सक्सेस नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया तो ये जो बट द ब्रिटिशर स्टॉप्ड देम इन 1823। जो ब्रिटिशर थे उन्होंने ये जो न्यूज़पेपर उन्होंने स्टार्ट किया था वो स्टॉप करवा दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि भाई ये जो राजा राम मोहन राय है वो हमारे ही खिलाफ ये न्यूज़ में क्या करते हैं, लिखते हैं, और सब लोगों ने अगर ये पढ़ा और सब लोग समझते हो गए तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें ये कंट्री को छोड़कर भागना पड़ेगा। तो उसकी वजह से उन्होंने ये जो न्यूज़पेपर उसको बंद करवा दिया। जो ब्रिटिशर थे उन्होंने ये राजा राम मोहन राय ने जो न्यूज़पेपर पब्लिश करना स्टार्ट किया था, कि जिसकी वजह से यहाँ जो इंडियन पॉपुलेशन है, इंडियन पब्लिक है, वो पढ़े और वो ये ब्रिटिशर को भगाने के लिए कुछ सोचे। लेकिन उनकी थॉट हर एक तक पहुँचे उससे पहले ही कि ब्रिटिशर ने उनका जो न्यूज़पेपर था वो क्या करवा दिया, बंद करवा दिया। ही क्रॉस्ड द सी एंड वेंट टू द इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड टू ब्रिटिश सो पावरफुल। अभी जो राजा राम मोहन राय थे वो इंग्लैंड में गए और इंग्लैंड में जाकर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये ब्रिटिश लोग इतने पावरफुल क्यों है। ओके, ही देन एडॉप्टेड द मिडल पाथ। ओके, तब उन्होंने ये देखा कि ये एडॉप्टेड मिडल पाथ यानी वो लोग क्या करते थे कि भाई अपने देश को ज़्यादा रिच करने के लिए यहाँ की चीज़ों को वो कम प्राइस में परचेस करते थे और वहाँ की चीज़ों को ज़्यादा प्राइस में बेचते थे। दूसरा, वहाँ पर मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था, उसका बेनिफिट भी यहाँ ले रहे थे। दूसरा, पहले यहाँ इंडियन पीपल अलग अलग कंट्री में चीज़ें बेचते थे और उसका बेनिफिट डायरेक्ट इंडियन पीपल को मिलता था। लेकिन अभी क्या हो गया कि जो ब्रिटिशर ने पूरा रूल स्टार्ट कर दिया था, यानी दूसरे कंट्री में भी कुछ भी सेंड करना है, कुछ भी भेजना हो, तो ये सबका बेनिफिट वो खुद लेने लगे, कि जिसकी वजह से वो क्या हो गए, इंडियन जो बिजनेसमैन थे वो पूरे तबाह हो गए, जो रिच पीपल थे वो भी क्या हो गए, बहुत ही पुअर हो गए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये जो लेसन है ये ब्रिटिशर ने इंडिया पर किस तरह से रूल किया। जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने अच्छी तरह से फाइट की उनके सामने, लेकिन फिर भी वो उनसे जीत नहीं पाए। ब्रिटिशर ने कौन सी प्लानिंग अपनाए करके सब लोगों को, जैसे अमीर लोग को पुअर बना दिया, किस तरह से जो फार्मर्स है उन पे हाई टैक्स लगाकर उनको अगर टैक्स नहीं भर सकते तो जेल में डाला। जो छोटे मोटे उद्योग थे, जो इंडस्ट्री थी, उसको भी क्या किया, बंद करवा दिया, कि जिसकी वजह से उनकी जो चीज़ें थी वहाँ पर मास प्रोडक्शन में रेडी होती थी
वो यहाँ पर उन्होंने बेचना स्टार्ट किया। ओके फ्रेंड्स, तो इसके साथ आपको एक PDF फाइल दी जाएगी, तो उसका होमवर्क करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।